शिक्षकगण साथियों नमस्कार। जैसा कि TAF भरने का मैंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसकी एक निर्धारित समयावधि के बारे में बताया गया था। आज आपको पुनः TAF किस प्रकार से साला दर्पण स्टाफ विंडो से भरा जाता है। जैसा कि आपको विदित है 23 अगस्त 2023 से TAF भरना शुरू हो चुका है और जैसा कि मैंने अभी ये आपको स्टाफ लॉगिन मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप सभी जानते हैं स्टाफ लॉगिन कैसे करते हैं, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने स्टाफ विंडो लॉगिन किया हुआ है अपनी स्टाफ आईडी से। और इसमें यहाँ पर अपन देखिए ऊपर बाईं तरफ 3 लाइनें हैं, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर आएगा अप्लाई। तो ये अप्लाई पर अपन जब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा सीनियरिटी लिस्ट के नीचे TAF 2023 पार्ट फर्स्ट। तो इसमें हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट करना होगा। देखिए इस तरह से अब जैसा कि मेरी पोस्ट अभी लेक्चरर है तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि पेज इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू एट दिस टाइम। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि आपको विदित है कि जो निर्धारित समयावधि है TAF बढ़ने की वो अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसा कि मैं वापस फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षक लेवल फर्स्ट और सेकंड एवं सभी संस्था प्रधान हैं उनके लिए 23 अगस्त से 31 अगस्त तक जो कि प्रारंभिक शिक्षा के हैं उन सब के लिए निर्धारित है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल फर्स्ट सेकंड और समस्त जो वरिष्ठ शिक्षक हैं सेकंड ग्रेड अध्यापक हैं उनके लिए 1 सितंबर से 11 सितंबर तक निर्धारित है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा इसके बाद में लास्ट में जो डेट रखी गई है माध्यमिक शिक्षा की व्याख्याता और संस्था प्रधान और साथ ही मॉडल स्कूलों के शिक्षक और संस्था प्रधानों के लिए 12 सितंबर से 20 सितंबर तक की अवधि निर्धारित की गई है। अतः तय निर्धारित समयावधि के अंदर हमको TAF भर देना चाहिए, इसमें चूक नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अपना समय का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि ये ओपन हो जाएगा तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2023-24 भाग फर्स्ट, यहाँ पर आपकी आईडी के अनुसार आपका नाम वगैरह सब इसमें आ जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह। जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पर सब डिटेल आ जाएगी। तो इसमें क्योंकि अभी मेरी डेट नहीं आई है BSc की तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि पार्ट 3 भागों में ये बटा हुआ है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है उसमें अपन क्लिक करते हैं तो ये पार्ट फर्स्ट की ये जो डिटेल है इसमें हमको जो इसमें दिए गए मापदंड है उसके अनुसार इसको भरना होता है। ये पार्ट फर्स्ट खुला हुआ है। इसके बाद में हम पार्ट सेकंड खोलेंगे तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे पार्ट सेकंड पे तो उसके डेटा आ जाएंगे। इसमें जैसा कि बताया गया है जनवरी 2023 से जून 2023 तक के हमको डेटा इसमें फीड करने हैं क्योंकि ये 6 मई भरा जाता है। इसके बाद में 6 महीने आगे जून के बाद में जुलाई से जो भरा जाएगा तो इसलिए वो दिसंबर तक भरा जाएगा। अब पहला है इसमें वर्तमान पढ़ाए जाने वाले कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से 2023 तो इसमें मैपिंग किए गए विषय ही प्रदर्शित होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें TAF भरने से पहले हमें स्टाफ विंडो पर ये जानने से पहले ये निश्चित कर लें कि हमारा जो साला दर्पण जो लॉगिन है वहाँ पर मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, हम कौन कौन से कक्षा के विषयों को पढ़ाते हैं तो वो विषय ही यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसी के बाद में हमें TAF भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अपन को कंप्यूटर शिक्षक से या साला दर्पण प्रभारी से इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि भाई मेरे सभी विषय मैपिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति है वो कॉलम में टिक करें। जैसा कि इसमें अधिकतर हमको पता है कि 6 माह में औसत जो भौतिक उपस्थिति है वो 81% से अधिक है या 60 से 80 है, क्योंकि आप यदि छुट्टियों पर रहे हो तो उसके अनुसार आपको ये उपस्थिति दर्शानी है। यदि कोई छुट्टी नहीं ली है तो अपन को 81% से अधिक वाली क्लिक करना है उसमें।
अन्य विभाग में यदि प्रतिनियुक्ति पर रहे हों, शैक्षणिक गतिविधि में रहे हैं, तो इसको अपन को हाँ या ना इसमें अपन को क्लिक करके करना है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, गैर शैक्षणिक, इस तरह से ये आपके लिखा हुआ आता है। इसमें कृपया कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग करनी है, अपन को अपना स्वयं मूल्यांकन करना है। इसमें संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहे हैं तो उनको कॉलम 4 को पीओ या सीबीईओ के द्वारा भरा जाना है। जैसा कि औसत से कम के लिए 1, इसी प्रकार औसत के लिए 2, अच्छे के लिए 3 और बहुत अच्छे के लिए 4 और उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह निष्पादन सूचक जो आपके दे रखे हैं विभिन्न पॉइंट्स, तो इनके सामने जो ब्लैंक है ये कॉलम, इसमें अपन को मान लीजिए सबसे अच्छा है, मान लीजिए अपन को छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, इससे संबंधित है, तो ये अपन को 4 बहुत अच्छा करना है या अच्छा करना है, आपका कैसा कार्य है उसके अनुसार अपन को इसमें से भरना है। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों, विधानों की जांच करते हैं तो अच्छा है, तो 3, बहुत अच्छा है तो 4। इस तरह से हम, यानी ये बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस तरह से आपको इनके अनुसार अपन को अच्छा, उत्कृष्ट आदि के अनुसार अपन को उसके नंबर देने हैं। इसके बाद में नीचे देखिए आपके आता है पेशेवर ज्ञान समझ आपकी जो है उसके अनुसार भी आपको उसमें देने, जैसे कि अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार विकास के संबंध में अद्यतन रहते हैं। यहाँ यश अच्छा, अपन अच्छे रहते हैं, हमेशा समय समय पर जानकारी देते हैं बच्चों को, नवीन जानकारी, तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो इसमें अपन को क्या करना है, 4 अंक देना है। और यदि उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा और इससे भी अच्छा करते हैं तो इसमें 5 अपन को देते हैं। तो 5 तो अक्सर बहुत ही कम लोग दे पाते हैं, क्योंकि जिन हमेशा नवाचार करते हो, नई नई जानकारी देते रहते हो, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमें स्वयं का अपना मूल्यांकन करना है, उसके अनुसार इसमें ग्रेडिंग करनी है। इसके बाद में पेशेवर ज्ञान समझ का हो गया। फिर इसके बाद में आता है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता। विद्यार्थीवार ज़रूरतों को शामिल करते हुए पाठ्य योजनाएँ बनाते हैं हम, जैसा कि डेली दैनिक डायरी भरते हैं, तो उसके अनुसार हम यदि नियमित रूप से अच्छी तरह दैनिक डायरी भरते हैं, उसी के बाद में पहले से पाठ्य योजना बना करके ही अध्यापन कराते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर 4 या 5 अंक भर सकते हैं। सहकर्मियों उनके शिक्षण कार्य में सुधार करने में आवश्यक सहायता करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, इसमें भी अपन भर सकते हैं इसी तरह। तो इस तरह से इसमें अपन सभी मूल्यों का यहाँ पर अंकन करेंगे। बाद में व्यावसायिक विकास में वृद्धि से संबंधित मूल्यों को यहाँ पर भरेंगे। इस तरह से स्वतः ही ऑटोमेटिक यहाँ पर इसकी जो टोटल अंक हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ आपकी ग्रेडिंग आ जाएगी। जैसा कि इसमें बता रखा है, शिक्षक संस्था प्रधान उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी के द्वारा शिक्षक या संस्था प्रधान की दी गई ग्रेडिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी। और संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी के द्वारा संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर होंगे, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा स्वतः, तो आपको ये नहीं करना है। इस तरह से देखिए ये पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड जो पार्ट है उसको भरने के लिए हमें क्या करना है, या सेकंड पर क्लिक करना है, भाग सेकंड। तो देखिए सेकंड वाला पार्ट है वो ओपन हो जाएगा इसके अंदर। सॉरी, देखिए अभी ये लॉग आउट हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए। तो इस तरह से हम उसको लॉगिन करके और आगे का जो पार्ट है दोनों तीनों उसको भरना है। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब इन्हें अपन भरते हैं तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लास्ट में ही अपन को लॉक करना है उसमें सबमिट करते समय। यानी कई बार क्या अपन सबमिट कर देते हैं उसको, और सबमिट करने के बाद में ही अपन को उसको लॉक करना है, पहले लॉक नहीं करें, कोई भी अपना छूट नहीं जाए। तो देखिए मैं वापस लॉगिन करके बता देता हूँ एक बार और, जैसा कि आपको बताया भी नहीं था कि किस तरह से अपन इसको लॉगिन करते हैं। 3Q ये कैप्चर अपन भर देंगे इसके अंदर, जी अभी ओपन हो जाता है ये। देखिए वापस मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ। वो एक 3 एरो ये आपकी लाइन्स आ गई है, यहाँ अप्लाई पे जाएंगे और ये TF आ गया, ये देखिए। तो इसमें देखिए सेकंड पार्ट पर अपन ने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ विशेष बात ध्यान रखने की यही है
देखिए इसमें पॉइंट्स, इसमें भी अपन को क्या करना है। सेकेंड पार्ट में शिक्षक संस्था प्रदान के द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते हुए क्रम में अपन को वरीयता के अनुसार इसमें बॉक्स में नंबर देना है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती जिसे अपन समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको 1 नंबर, उससे छोटी चुनौती को 2, और उससे और छोटी है उसको पुनः उससे छोटी चुनौती को 3, घटते हुए क्रम में अपन को इनके वरीयता से देना है। इस तरह से इनके क्रमांक देने वाले सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानते हो? बच्चों की अनियमितता यदि आपके लिए थोड़ा ये परेशानी पैदा करती है बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, उनके अध्यापन में, तो ये चुनौती है हमारे सामने। या बच्चों का मान लीजिए ज़्यादा ही बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब है, कमज़ोर स्तर के बच्चे हैं, तो इसलिए हम उसको बड़ी चुनौती मान सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ी चुनौती है उससे हमें क्या करना है, सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है। उसके बाद में सेकंड नंबर देना है, इस तरह वरीयता के अनुसार उसमें भरना है। बाद में देखिए अगला जो बिंदु है आपके इन चुनौतियों को भरने के बाद में, या नीचे देखिए 1.8 में अपन आएंगे, तो यहाँ पर शिक्षक या संस्था प्रदान के द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या पुरस्कार को प्राप्त किया गया है, तो उसमें अपन को टिक लगाना है। मान लीजिए विद्यालय के भौतिक विकास में आपका योगदान है, जैसा कि हम सभी को इस पर टिक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा भी भौतिक विकास में योगदान है रहता है। शैक्षणिक गतिविधियों में भी अपन रुचि लेते हैं, प्रेयर में भाग लें, बच्चों को यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उसमें अपन हेल्प करना, क्योंकि अपन कई गतिविधियों में अपन को प्रभारी बनाया जाता है। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान में किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है तो उसमें टिक लगाना है, ऐसे अपन आप उसमें टिक लगा सकते हैं। यहाँ इस तरह से यदि आपको किसी प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसके लिए टिक लगा देंगे। लेखन कार्य किया है आपने, कोविड प्रबंधन में अपन ने काम किया है, अब बच्चों को अपन प्रेरित करते रहते हैं भाई कि कोविड से बचाव के लिए अपन क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसमें अपन क्लिक कर सकते हैं। रंगोत्सव प्रतियोगिताएं अपन करवाते हैं तो उसमें भी अपन कर सकते हैं, और अन्य भी कई और ऐसे योगदान हैं जिसमें हमारी भूमिका रहती है, तो इसमें भी ज़रूर कर देना चाहिए 1.8 में। इस तरह से हमें इन पॉइंट्स देने हैं। इसके बाद में जैसे कि इधर की साइड और अपन ऊपर चलते हैं, देखो 1.7 का एक भाग और रह रहा है यहाँ कि शिक्षक से संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को अपन आवश्यकता के अनुसार उनके घटते क्रम में कि सबसे ज़्यादा हमें कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अक्सर अधिकतर हम इसमें गणित और विज्ञान के कोई अधिकतर लोग वरीयता देते हैं। तो मान लीजिए गणित में विज्ञान में कमज़ोर हैं बच्चे तो इसको 1 नंबर का दे देंगे ऊपर सबसे कठिन। बाद में मान लीजिए अंग्रेजी में भी हमें आवश्यकता महसूस होती है बच्चों को प्रशिक्षण करवाने के लिए, तो देखो सेकंड में ये है, तो क्यों शिक्षक इसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देंगे। तो इसलिए हमें कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती है तो वो अपन को इसमें उस वरीयता के अनुसार देना है। इसके बाद देखिए इस तरह बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ देखिए नीचे ध्यान दें, यहाँ सबमिट का बटन आता है, तो इसके बाद में देखो जब अपन को थर्ड आता है ये सबमिट कर देते हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है, देखो ये पार्ट, तो तीसरे पार्ट पर अपन क्लिक करते हैं और खुल जाएंगे इसके अंदर। देखिए दूसरे डाटा आ गए यहाँ पर थर्ड पार्ट में, ये 3.1 से जो आ रहा है लिखा हुआ। तो यहाँ पर यदि आपको कंप्यूटर शिक्षक का ज्ञान है तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि किस तरह से ट्रेनिंग किसने करवाई है, ट्रेनिंग के बारे में भी है, तो उसकी डिटेल आपके आएगी यहाँ पर। तो वो जब भी ये ओपन होगा उस समय यहाँ पर एक कॉलम आते हैं, तो उस कॉलमों के अनुसार यहाँ पर ट्रेनिंग के अनुसार सूचना भरी जाती है कि किसी इस दौरान आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मान लीजिए दीक्षा ऐप से भी आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो उसकी भी अपन को इसमें सूचना भरनी है कि उसमें देखो यहाँ कॉलम जो दिए गए होंगे, जैसे ये ओपन होगा तब खुलता है इसके अंदर, क्योंकि अभी ओपन नहीं हुआ है। तो इसमें जैसे कि कॉलम 5 में 7 में से 1 2 3 4 एवं 5 में से कोई एक कोड भरें। कॉलम 5 में शिक्षक ने भाग लिया तो 1 भरें, प्रशिक्षक है तो 3 हैं, प्रधान अध्यापक 2 हैं। और इसी प्रकार से जैसे ट्रेनिंग करवाने वाले संस्था का नाम क्या है, कॉलम 7 आएगा तो उसमें जैसे डाइट ने करवाया तो 1 है, समग्र शिक्षा से करवाया है तो 2 है, RACRT से हुई है ये ट्रेनिंग तो 3, और गैर सरकारी संगठन या किसी संगठन से ट्रेनिंग हुई है या अन्य है तो उसके लिए 4 उसमें अपन को भरना होता है। इसके बाद यदि कोई कंप्यूटर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है इस दौरान आपने, इस दौरान की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि कंप्यूटर का प्रशिक्षण RACIT सभी ने किया हुआ है, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे अपन। कंप्यूटर प्रशिक्षण इस दौरान जनवरी 2023 से जून 2023 के मध्य यदि कोई प्राप्त किया है तो उसके बारे में अपन को यस करना है, नहीं तो नहीं। इसके बाद में यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रशिक्षण विभाग प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में हमें पूछा गया है कि कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय और सलाह देवें।
1 से 5 तक अपन को रेटिंग देनी है। तो जैसा कि पुस्तक पाठ्यक्रम किस प्रकार का है जो हमारे बच्चों के लिए जो बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो हमें उसको औसत के लिए, औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2 और अच्छे के लिए 3, बहुत अच्छे के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5। जैसा कि आपको पता है आजकल का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अच्छा बच्चों की सोच को, मानसिकता को, हमारे परिवेश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उनकी समझ विकसित हो अच्छी। इसी हिसाब से जो पाठ्यक्रम बनाया गया तो हम उसके अनुसार इसको अच्छी रेटिंग दे सकते हैं 4 और 5। प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित किए जाते हैं अच्छे, तो उसके गुणवत्ता के ऊपर भी अपन रेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है जब भी अपन प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते थे ऑफलाइन, तो वहाँ पर भी अपन को फीडबैक लिया जाता था, एक प्रपत्र उसमें भरवाया जाता था कि किस तरह का प्रशिक्षण रहा, आपके क्या सुझाव हैं। तो यहाँ भी अपन उसके बारे में रेटिंग दे सकते हैं। इसी MDM राशन वितरण की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो इस तरह के कई सारे बिंदु हैं। इन सबको फिलअप करने के बाद में सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में इसको फाइनल लॉक करेंगे। इस प्रकार से ये TF फॉर्म अपन आसानी से भर सकते हैं। ध्यान रखें कि फाइनल लॉक करने से पूर्व ये भली बात ही जांच लें, एक एक कॉलम को, एक एक भाग को देख करके पार्ट फर्स्ट भर दिया गया है, कंप्लीट पार्ट सेकंड भर दिया गया है, पार्ट थर्ड भर दिया गया है, उसके बाद में ही फाइनल लॉक करें। धन्यवाद।